पिछले लेक्चर में हम लोग जो है जो रसायन का जो हमारा था परमाणु की संरचना, उसमें हम लोगों ने मॉडल के बारे में पढ़ा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कैसा होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या था तुमको कि एक बीच में नाभिक होता है, नाभिक में कौन रहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर उसमें कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ शब्द है जिसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक होता है तुमको परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या, इसको जेड संकेत हैं, जेड कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। जेड इसका सिंबल होता है, परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। चलो जेड यहाँ छोड़ देते हैं, परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या का संकेत क्या हो गया, जेड हो गया। परमाणु में परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है, अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या, एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या परमाणु में समान होती है। तो जाहिर है कि परमाणु अगर है तो जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान होंगे तो उसको परमाणु संख्या के बराबर भी होगा। अब एक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या, तो इसको अगर शॉर्टकट में लिखें, परमाणु संख्या बराबर, जिसका संकेत जेड भी था जैसा लिखे थे, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन पी की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ब्रैकेट में परमाणु में। जब आयन बनेगा, जो कि थोड़ा देर बाद बताएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घट जाता है। अब है तुमको द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन की संख्या का योग बराबर द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करें, द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन पी की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन एन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या, इसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या।
तो किसी भी परमाणु को ऐसे संकेत देते हैं, जैसे x हो गया, इसको किस ढंग से लिखा जाता है, देखो x हो गया यहाँ पर, इसके बायां साइड में नीचे में लिखेंगे परमाणु संख्या, ऊपर में लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। x हो गया इसका संकेत, ये हो गया संकेत, सिंबल जिसको इंग्लिश में कहते हो, ये है तुमको परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और ये हो गया द्रव्यमान संख्या, ये हो गया द्रव्यमान संख्या। तो ये जो परमाणु संख्या होगा किसकी संख्या होगा, प्रोटॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या हो गया जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। Z बराबर क्या होगा तुमको, ये हो गया तुम्हारा, तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा द्रव्यमान संख्या और ये हो गया परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो है तुमको प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ हो गया। तो जैसे कि एक आध क्वेश्चन के द्वारा इसको देख लेते हैं, ये सब तो जानता भी होगा, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसको नोट कर सकते हो। तो अब है तुमको एक क्वेश्चन से इसको बना लेते हैं पहले, जो तुम्हारा एनसीईआरटी के उदाहरण में भी दिया हुआ है, वही क्वेश्चन दे देते हैं। देखो Br, ब्रोमीन का परमाणु संख्या हो गया तुमको Br का हो गया 35 और परमाणु द्रव्यमान संख्या हो गया 80। ये ब्रोमीन हो गया में उपस्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, एवं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर देखते हैं। तो क्या होगा, इसमें ब्रोमीन है तो इसकी परमाणु संख्या बराबर, परमाणु संख्या Z बराबर क्या हो गया, परमाणु संख्या Z बराबर 35 है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया तुमको, तो 35 हो गया, प्रोटॉन की संख्या बराबर 35, ये हो गया आंसर, प्रोटॉन की संख्या। अब है द्रव्यमान संख्या बराबर कितना है तुमको, द्रव्यमान संख्या बराबर है 80। तो प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 80 है। तो प्रोटॉन की संख्या तो 35 पता चल गया, 35 जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा 80। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 80 घटाओ 35 बराबर 45। तो न्यूट्रॉन की संख्या 45 हो गई। अब है तुमको प्रोटॉन की संख्या और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना लिख सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या हो गया 35, तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो गई, तो परमाणु संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर भी क्या हो गया 35 हो गया। तो आंसर हो गया 35 इलेक्ट्रॉन, 35 प्रोटॉन और 45 न्यूट्रॉन। ये आंसर हो गया तुम्हारा तीनों। तो ये समझ में आ गया होगा निकालने के लिए। तो ये परमाणु संख्या हो गया तुम्हारा। अब हम लोग पढ़ते हैं आयन के बारे में, तो इसको नोट कर लो। तो किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो, राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें नोट्स भी मिल जाएंगे। उसमें तुमको किसी क्वेश्चन को जो सीखना हो उसमें लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, या तुमको किसी पर्सनल कॉन्टेक्ट, जिसको पर्सनल मदद की ज़रूरत है वो पर्सनल मोबाइल नंबर पर मेरा ले सकता है, उस पर भी संपर्क कर सकता है। तो अब देखते हैं इसमें आयन के बारे में। परमाणु के
इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर आयन का निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो धनायन बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर दिया किसी ने, इलेक्ट्रॉन उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए परमाणु से, तो किसकी ज़्यादा हो गई? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई। तो प्रोटॉन की संख्या जब इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगी तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा, तो वो धनायन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आवेश था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कैसा होगा? ऋणायन प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्यागने पर धन आवेश केटायन एवं ग्रहण करने पर ऋणायन एनायन प्राप्त होता है। तो एनायन प्राप्त होता है, तो जहर के धनायन ऋणायन हो गया तुमको। जैसे कि अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम में होता है तुमको 20 और 40, ये तो परमाणु हुआ, लेकिन इसमें 2+ हो गया। तो 2+ का मतलब हो गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिया, तो इसमें जो है ये 2+ हो गया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिया तो 2+ हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 कम हो जाएगी। तो इसमें जो है तुमको प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी हो गई? प्रोटॉन की संख्या तो हो गया इसमें 20 है इसमें, और इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब परमाणु नहीं है ये, तो बराबर होना जरूरी नहीं है, तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए तो धनावेश आया ना, तो 18 हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन जहाँ तक है तो न्यूट्रॉन को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाभिक में रहता है तो उसको इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बराबर 40 - 20 बराबर 20, द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या घटा दिए, तो ये हो गया तुम्हारा। अब जैसे इसी क्या हो गया, ये कैसा बन गया? ये धनायन हो गया। उसी ढंग से एक हम लोग ऋणायन की बात करते हैं, S2- 16 और 32, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? तो प्रोटॉन की संख्या को तो वही रहना है, नाभिक में जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर 16 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? अब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 2- है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 2 इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो 18 होगा। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 32 - 16 बराबर 16। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो? धनायन और ऋणायन के बारे में समझ में आ गया होगा कि ऋणायन और में तुमको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाती है। और जहाँ तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो धनायन ऋणायन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में, और उस इलेक्ट्रॉन के त्याग करने या ग्रहण करने से धनायन या ऋणायन का क्रमशः निर्माण होता है। और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हें? ये तुमको आयन का निर्माण होगा। तो इसको मिटा देते हैं, इसको समझ में आ गया होगा, एक उदाहरण भी दे दिए इसमें। अब हम लोग इसमें से कुछ पढ़ लेते हैं। समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक वैसे को परमाणु या स्पीशीज होते हैं, आयन होंगे, जिसमें कि प्रोटॉन की संख्या तो समान हो, मतलब परमाणु संख्या समान हो उनके, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो। तो वैसे परमाणु या स्पीशीज को क्या कहते हैं? एक दूसरे के समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक इसलिए कहलाता है क्योंकि आवर्त सारणी में इसका जगह एक ही रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? समस्थानिक। आइसोटोप वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो
समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक क्या होगा? जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? समस्थानिक कहलाता है। ये उदाहरण हो गया तुमको, यह किसके कारण होगा? अगर प्रोटॉन परमाणु संख्या समान तो प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता के कारण होती है। समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या में, न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता के कारण होती है, न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता के कारण होती है। चूंकि परमाणु संख्या समान है तो प्रोटॉन तो बराबर ही रहता है, और परमाणु अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर रहेगा। इसे उदाहरण दे देते हैं, जैसे कार्बन के दो आइसोटोप ज़्यादा फेमस है, C12 और C14, ये दोनों समस्थानिक है। ये किसका उदाहरण हुआ? इसमें देखो द्रव्यमान संख्या दोनों का 6 है और परमाणु संख्या क्या है? अलग। द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या दोनों में अलग अलग है। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? इसमें न्यूट्रॉन हो गए 8, इसमें देखो परमाणु प्रोटॉन तो दोनों बराबर है ही, इसमें न्यूट्रॉन 8 है, इसमें न्यूट्रॉन 6 है, इसमें न्यूट्रॉन 8 है, इसमें न्यूट्रॉन n बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6, और इसमें न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा? 14 माइनस 6 बराबर 8। न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता हो गए, एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हो सकता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण हो सकता है तुमको हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 उदाहरण हो गए। इसको कहते हैं, इसमें न्यूट्रॉन क्या हो गया? 0, इसमें न्यूट्रॉन बराबर 0, इसमें न्यूट्रॉन बराबर 1, इसमें न्यूट्रॉन बराबर 2, इसमें न्यूट्रॉन 1 2 0 1 2। तो ये तुम्हारा हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा, इसको कहेंगे समस्थानिक। अब है तुमको एक और, मतलब समस्थानिक का और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन में भी होते हैं, सब में पाए जाएंगे। इसमें 3 तरह के, तीनों का नाम पता होगा। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक का क्या नाम होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम, याद भी कर सकते हो। कार्बन का 12 और 14 2 होते हैं आइसोटोप। इस तरह से और भी सभी तत्वों में पाए जाते हैं, जिसमें कि तत्वों का क्या होगा? जिसके आधार पर परमाणु, पिछले चैप्टर में तुमको था समस्थानिक के कारण उसके जो है भार भी जो होते हैं, उसके द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, वो भी अब सबके मिश्रण के कारण बनता, जो दशमलव में आ जाता था, जो कि औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला भी होगा पिछले चैप्टर में। तो इसका तुमको समस्थानिक हो गया। अब तुमको देखते हैं, समस्थानिक हो गया आइसोटोप्स। अब है समभारिक। समभारिक से मतलब हो गया कि उसके द्रव्यमान संख्या क्या रहेगा? समभारिक का अर्थ हो गया उसके द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु संख्या जाहिर है कि अलग अलग हो जाएगी, तो जो है एटम ही बदल जाएगा। समभारिक को कहते हैं आइसोबार। समभारिक, आइसोबार। वैसे परमाणु स्पीसीज पर स्पीसीज जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हो गया तुमको नाइट्रो, जैसे इसमें परमाणु ही बदल जाता है, क्योंकि परमाणु संख्या ही प्रोटॉन का मेन होता है, C14 जैसे बताया अभी, और नाइट्रोजन का भी कहता है 7 और 14। देखो द्रव्यमान संख्या दोनों में 14 है, और इसमें क्या है? परमाणु प्रोटॉन क्या है? अलग अलग है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसमें प्रोटॉन हो गया 6, इसमें प्रोटॉन हो गया P बराबर कितना हो गया? 6, N बराबर कितना हो गया? 14 माइनस 6 बराबर 8 हो गया। इसमें P कितना हो गया? इसमें P बराबर हो गया 7, और n बराबर क्या हो गया? 14 माइनस 7 बराबर 7। तो इसमें दोनों का जोड़ बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का जोड़ क्या होता है? बराबर होता है समभारिक में। इसी टाइप से तुमको जो है और भी लिख सकते हो, जो भी जिसके भी परमाणु संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। इस तरह का और भी उदाहरण दे सकते हैं। एक और लिख देते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक नाम से पता चल रहा होगा, जिसमें कि न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। वैसे परमाणु
जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण हो गया इसका ऑक्सीजन का 8 और 16 और कार्बन का 6 और 14। तो देखो न्यूट्रॉन n बराबर कितना हो गया, तो 16 माइनस 8 बराबर 8। इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया, न्यूट्रॉन बराबर 14 माइनस 6 बराबर 8। न्यूट्रॉन समान हो गई, दोनों क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गई, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। तो इस तरह से ये सब कुछ परिभाषाएं थी जिसका कि तुमको लिख दिया गया, तो सम न्यूट्रॉनिक इन सब का हो गया। तो अब जो तुमको है, हम लोग जो अभी तक जो परमाणु संरचना पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि परमाणु के कौन कौन मॉडल थे। 2 मॉडल हमने पढ़ा था, जैसे कि पहले पढ़ा था हमने थॉमसन का मॉडल, जिसमें कि था कि परमाणु में सब जगह द्रव्यमान क्या होते हैं, एक समान रूप से वितरित होते हैं, जिसमें एक तरबूज का मॉडल के रूप में बताया गया था। और जिसमें कि बोला गया था, जो कि बाद में पाया गया, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में पाया गया कि नहीं ये मॉडल क्या है, गलत है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, परमाणु के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से पाया गया कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर उसकी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ऐसा मॉडल बनाया गया। लेकिन जो कि मैक्सवेल के क्वांटम जो सिद्धांत थे, क्वांटम चुंबकीय से विद्युत चुंबकीय तरंग का जो सिद्धांत था, उसके में पाया गया कि नहीं, मतलब कि जो कि त्वरित कण होते हैं, जो त्वरित आवेशित कण होते हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंग का या ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी जब नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो उसमें भी आवेश होता है, तो वह क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करेगा। इस प्रकार उसकी ऊर्जा घटते जाएगी और धीरे धीरे वो नाभिक में गिर जाएगी। तो इस प्रकार से यह जो दोष था, दूसरा था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह भी दोष था कि वह इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बारे में या इलेक्ट्रॉन किस प्रकार कक्षा में रहता है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो इन सब दिक्कत को दूर करने के लिए परमाणु के अन्य मॉडल की हम लोग खोज करने का कोशिश करेंगे, जिसमें कि परमाणु का अगला मॉडल होगा बोर मॉडल। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग परमाणु के मॉडल के से जुड़ी हुई जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके संबंध में बोर का परमाणु सिद्धांत पढ़ने के पहले हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग, उसके विकिरण की क्या ऊर्जा होती है, उसमें कितना कैसे ऊर्जा होती है, उसका जो है किस प्रकार का प्रभाव होता है, और एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का और भी कुछ तथ्य को, विज्ञान के कुछ जो तथ्य जो 1910 से 1920 ईस्वी के आसपास में रहे, 1900 से लेकर 1920 भी कर सकते हैं, उन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसके आधार पर 1910 से 1915 के आसपास कर सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन सबों के बारे में, जो कि जिससे कि विज्ञान को एक नई दिशा मिली, उन सबों के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है 1900 से लेकर 1915 तक की ये कहानी है। और उसके बाद फिर जो है तुमको बोर का परमाणु मॉडल, और बोर के परमाणु मॉडल के बाद फिर इस चैप्टर में हम लोग धीरे धीरे और भी उसमें जो दिक्कतें आएगी तो फिर आगे पढ़ाई करते रहेंगे। तो इस प्रकार से पहले हम लोग जो है बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ने के पहले विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और जाहिर है कि तुम लोग क्वेश्चन वगैरह भी कुछ बना सकते हो इस सब का। और जहाँ भी दिक्कत हो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, जिससे कि हमसे पढ़ने में के लिए हमसे कोई मदद ले सकते हो। उसमें पर्सनल संपर्क के भी नंबर या उसमें सुविधाएं मिल जाएगी लाइव क्लासेस की। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।